हमने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहाँ तरह तरह के मौसम हैं, अनजाने नज़ारे हैं, जहाँ हर दिशा में कुछ अनजाना, कुछ अद्भुत है। एक ऐसा ग्रह जहाँ चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं, मगर क्यों गिरती हैं ये किसी को नहीं पता। इस अजनबी ग्रह का नाम है धरती, और अब इस ग्रह को समझने का वक्त है मिस्टर फिजिक्स के साथ। गैलीलियो ने दुनिया हिला दी थी, न्यूटन ने दुनिया को देखना सिखाया था, और अब बारी है आपकी फिजिक्स को दोबारा सीखने की। क्यों गिरती हैं चीजें नीचे, क्यों घूमता है चांद गोल गोल, और असली फिजिक्स शुरू कहां से होती है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां सवालों से जवाब निकलेंगे और जवाबों से नए सवाल। वेलकम टू मिस्टर फिजिक्स। आज फिजिक्स की शुरुआत हम दो सवालों से करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, अगर मैं एक पेज को और एक भारी चीज को कुछ ऊंचाई से फेंकूं, मैंने ये एक पेज लिया, छोटा सा पेज, और मैंने दूसरी तरफ एक मेरा फोन लिया, तो अगर मैं इस पेज को और मेरी इस फोन को कुछ ऊंचाई से फेंकूंगा तो जमीन पे पहले कौन आएगा। और अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें तो ये भारी चीज जमीन पे पहले आती है। तो हम अगर करके देखेंगे तो लेकिन ये महज हमारी आंखों का एक धोखा है, हकीकत नहीं है। हकीकत है कि चाहे कोई हल्की चीज़ हो और चाहे कोई भी भारी चीज़ हो, दोनों चीज़ ज़मीन पे सेम टाइम पे आती हैं। अगर मैं एक चींटी को कुछ ऊंचाई से फेंकूं और उसी ऊंचाई से एक हाथी को फेंकूं तो दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग चकरा देने वाला ज़रूर सवाल है, लेकिन ये हकीकत है, और ये हकीकत ही फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि सोचिए एक हल्की चीज़ है और एक भारी चीज़ है और दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आ रही हैं, एक ही समय पर ज़मीन पे आ रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। धरती को किसी भी चीज़ पर खिंचाव लगाने में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ हल्की है या भारी, वो हर चीज़ को उतने ही हिसाब से खींचती है जिस हिसाब से वो किसी भारी चीज़ को खींच रही हो। अगर आप इसे बहुत बड़ा करें, मैं एक तरफ पूरी एक ट्रेन का डिब्बा ले लूँ और दूसरी तरफ एक छोटा सा मोर का पंख, तो दोनों चीज़ों को जब कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो दोनों चीज़ें सेम टाइम पे ज़मीन पे आती हैं। चलिए हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इस किताब को और कागज़ को मैं कुछ ऊंचाई से छोड़ूंगा तो कौन पहले धरती पे पहुंचेगा। हमें लगता है किताब आएगी, डेफिनेटली, देखते हैं। चलो इसी चीज़ को अब हम ऐसे दोहरा के देखते हैं। मैंने इस कागज़ को इस पे रख दिया, अभी देखना, ये दिखने में चीज़ छोटी लग रही है, पर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें ये बता देता है कि धरती हर एक हल्की भारी चीज़ को उसी हिसाब से खींचती है जिस हिसाब से किसी भारी चीज़ को खींचती है, जिस हिसाब से किसी हल्की चीज़ को खींचती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ हल्की है या भारी है। मैं किसी हाथी को ऊपर उठा रहा हूँ या किसी चींटी को ऊपर उठा रहा हूँ, दोनों को छोड़ रहा हूँ, दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आएंगे। ये छोटी सी चीज़ हमें बता देती है। जैसे ही मैंने कागज़ को ऊपर रखा, वो बराबर टाइम पे नीचे आ रहे थे। इसमें दरअसल होता क्या है कि जो कागज़ नीचे आता है उसे हवा रोकती है नीचे आने से। उस छोटे से कागज़ के लिए हवा बहुत तेज़ है, इसलिए हमें लगता है कि कागज़ देर में आता है। इनफैक्ट ऐसा होता भी है कि कागज़ देर में आता है, पर असलियत ये नहीं है। अगर मैं यहाँ की सारी हवा निकाल दूँ, किसी भी तरीके से मैं हवा को निकाल दूं या एक बॉक्स बनाऊं, बॉक्स की हवा को निकालना ज़्यादा आसान होगा, उसमें मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूं तो ये कागज़ और ये कॉपी
दोनों सेम टाइम पर ज़मीन पे आएंगी। एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ दोनों सेम टाइम पर ज़मीन पे आएंगी। इस एक्सपेरिमेंट को किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमें एक वैक्यूम चैम्बर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। सो अभी हमारी शुरुआत है, तो खर्चा बचाने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जिनमें ज़्यादा खर्चा होता है, बिकॉज फिज़िक्स इज़ एवरीथिंग एंड फॉर फिज़िक्स वी कैन डू एनीथिंग। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, मैं अगर एक बॉल मैंने हाथ में ली और उस बॉल को मैंने ढरका कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया, कुछ देर बाद वो बॉल थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी। ये मुझे भी समझ में आता है, ये आपको भी समझ में आता है। इनफैक्ट हर किसी को यही समझ में आता है कि वो बॉल कुछ देर के बाद रुक जाएगी। कोई रुकी हुई चीज़ है, वो तो रुकी हुई ऑलरेडी है ही, लेकिन चलने वाली चीज़ भी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, ये हमें समझ में आता है। ये भी हकीकत नहीं है, ये भी महज हमारी आंखों का एक धोखा है। इस चीज़ को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बॉल मैंने छोड़ दी तो कुछ देर बाद वो बॉल रुक नहीं जाएगी, वो बॉल हमेशा चलती रहेगी। हकीकत ये है, हकीकत ये नहीं है कि वो बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। इसे एक अलग तरीके से हम समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ट्रेन के अंदर मैंने डीजल डाल दिया है और वो ट्रेन चल रही है। कुछ देर के बाद वो ट्रेन का डीजल खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रेन चलना बंद नहीं करेगी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ट्रेन का डीजल खत्म हो जाएगा लेकिन ट्रेन चलना बंद नहीं करेगी, और वो कभी चलना बंद नहीं करेगी अगर वो सीधी जा रही है तो। ये हकीकत है। मैं आपको बताता हूँ ये हकीकत कैसे है, और ये फिज़िक्स का एक बुनियादी नियम है कि कोई भी चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलती रहेगी। ये बुनियादी नियम है। बुनियादी नियम ये नहीं है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ दी तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। हमें ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन यही हकीकत नहीं है। ये हम फिज़िक्स में सीखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैज्ञानिक ने ये सोचा कि कोई चीज़ चलती रहेगी। वो इंजन जिसका डीजल ख़त्म हो गया है कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। ये कैसे सोचा गया? तो देखो, गैलीलियो ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग को किया नहीं जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है। और उन्होंने सोचने भर से इस चीज़ को हमें समझा दिया कि हम जो सोच रहे थे वो हकीकत नहीं थी। हकीकत थी कि किसी चीज़ के चलते रहना ही उसकी नेचुरल स्टेट है, किसी चीज़ का रुके रहना ही उसकी नेचुरल स्टेट है। तो किसी चीज़ की खासियत ये है कि वो रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है एक स्पीड से सीधे सीधे तो वो सीधी सीधी चलती रहेगी, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी धक्का लगाए। मज़े की बात, उसमें धक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें डीजल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये लगता है कि किसी चीज़ को चलाना है तो मुझे चलाते रहना होगा, धक्का लगाते रहना होगा। नहीं, एक बार धक्का लगा के छोड़ दीजिए, वो चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट जब तक उसे कोई नहीं रोकेगा वो नहीं रुकेगी। ये दुनिया, ये कायनात जब तक ख़त्म नहीं होगी वो ऐसे ही चलती रहेगी, अगर वो सीधी चल रही है तो। ये है बुनियादी नियम। देखिए कैसे। तो गैलीलियो ने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा सरफेस लिया, ऐसा, और उन्होंने यहाँ से एक बॉल को ढरकाया इस तरह,
और जब उन्होंने बॉल को इधर ढरकाया तो बॉल यहाँ से यहाँ जाकर रुक गई, थोड़ी दूर जाकर बॉल रुक जाती है। उन्होंने इस सतह को, इस सरफेस को और ज़्यादा चिकना किया तो बॉल यहाँ जाकर रुकी, थोड़ी और आगे जाकर। अब उन्होंने क्या किया, इस सतह को, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को और ज़्यादा चिकना किया, तब बॉल यहाँ जाकर रुकी। अब उन्होंने देखा कि इस पर कई बल काम कर रहे हैं, कई फोर्सेस काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस पे क्या काम कर रहा है कि इसकी सतह पर फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी सतह पर और बॉल की सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है। दूसरा एयर फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी एयर रेजिस्टेंस। हवा भी तो इसे रोकती है आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ तो ये हवा छोटी दिखती है हमें, लेकिन जब हम बस में या ट्रेन में जा रहे हैं तब हाथ बाहर कर दें तो कितनी तेज हवा लगती है हाथ पे। तो इस बॉल के लिए उतनी ही तेज हवा लग रही है, क्योंकि ये छोटी है तो इसके लिए छोटी हवा काफी है। अब एक चीज और लग रही है, वो क्या है, धरती का खिंचाव, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी भी लग रही है। अब उन्होंने किस चीज को कम किया, इसको, इस सतह को चिकना करते गए, बॉल ज्यादा दूर आकर रुकती गई। फिर उन्होंने हवा को भी हटा दिया उस जगह से, तो बॉल यहां जाकर रुकी। अब बॉल आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो इन फोर्सेस को कम करते जा रहे थे, इन खिंचावों को कम करते जा रहे थे, बॉल ज़्यादा आगे चलती चली जा रही थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस धरती के खिंचाव को, जो धरती बॉल को नीचे खींच रही है, ये इसे रोक देती है, इसको बिल्कुल कम कर दिया जाए तो बॉल कभी नहीं रुकेगी। और इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने ये बात समझा दी कि कोई भी चीज़ जब चलेगी तो वो चलते रहना चाहेगी, वो उसकी नेचुरल स्टेट है। कितनी अजीब बात है कि कोई चीज़ चल रही है और चलाने वाला कोई नहीं। ट्रेन के डिब्बे पटरियों पे दौड़ते जा रहे हैं लेकिन उनमें इंजन नहीं है। ये हकीकत गैलीलियो ने बताई थी। ये सच में दिमाग की दही बनाने वाली चीज़ है। फिजिक्स में ऐसे बहुत से सवाल हमें देखने मिलते हैं, हर एक चैप्टर में इतने सवाल हमें देखने मिलते हैं जो दिमाग की दही बना देते हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ऐसा कैसे होगा। हमने 2 सवालों की बात करी, हमने 2 सवालों से शुरुआत करी। पहला सवाल था कि एक भारी चीज़ एक हल्की चीज़ को छोड़ें, तो हमें समझ में आया कि हल्की भारी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ज़मीन को। ज़मीन किसी भी चीज़ को बराबर तरीके से खींचती है, चाहे हल्की चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो, दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आएंगी। ये नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा, गैलीलियो का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। गैलीलियो ने ही ये बात बताई थी कि कोई बॉल को मैं ढरका के छोड़ दूं, वो कभी नहीं रुकेगी अगर मैं इन सभी बलों को ख़त्म कर दूं। इसे फिज़िक्स में हम एक नियम के रूप में पढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो दिमाग को चकरा देने वाली हैं। सच में यकीन नहीं होता समझकर, जानकर कि ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ फिज़िक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। यहाँ से फिज़िक्स हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है, और वो सच में इंटरेस्टिंग है भी। वो बात अलग है कि आपने इसे किस तरीके से सीखा है, पढ़ा है। तो ये 2 सवाल जो हमने जाने, 2 सवालों के जवाब हमने जो जाने, वो सच में इंटरेस्टिंग थे और हमें ये बताते हैं कि फ़िज़िक्स असल में वो ही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। फिज़िक्स वो भी है जो हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा ही हो रहा है इस पूरी दुनिया में। हमारी आंखें हर बार धोखा खाती हैं, हम कुछ और समझते हैं, हकीकत कुछ और निकलती है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और ये इंटरेस्टिंग है। इसलिए फिज़िक्स को आपने कैसे भी सीखा हो, हमारे इस चैनल पर हम फिज़िक्स को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। सो इस चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, और इस चैनल को इसीलिए शुरू किया गया है कि हम फिज़िक्स को एक अलग नज़रिए से देख पाएँ, उसकी हकीकत को जान पाएँ। वो बोरिंग तरीका नहीं है,
जो समीकरणों और डेरिवेशंस से निकल कर आता है, जो जिसमें गणित के बहुत सारे सूत्र हम यूज़ करते हैं, वो तरीका नहीं। एक ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका जिससे हमें प्रकृति से जुड़ने की समझ पैदा होती है, जिससे हम हकीकत को सीखते हैं कि ये चीज़ है। फिज़िक्स की एक और खूबसूरती ये है कि ये कभी भी पास्ट की बात नहीं करती। पास्ट की बात करती है, लेकिन वो बात ज़्यादा करती है तो जो आज है। जो नियम लाखों करोड़ों साल से थे, आज हैं और रहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम उजागर करते हैं, उन चीज़ों को हम सीखते हैं। इसलिए मुझे फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकता हूँ, अगर आप चैनल से जुड़ेंगे, अगर हमसे जुड़ेंगे, तो आपको भी फिज़िक्स अच्छी लगने लगेगी। देखिए, ये नीला आसमान, ये सफ़ेद बादल कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, है ना। सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण दिखती है और सूरज निकलता है, उसकी बूंदों पर, छोटी छोटी बूंदों पर लालिमा फैल जाती है और उसकी बूंदें हमें चमकदार दिखाई देने लगती हैं। फिर धीरे धीरे सूरज ऐसा प्रचंड रूप ले लेता है दोपहर में कि जिसे निहारना तो दूर, जिसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। फिर शाम हो जाती है और सूरज चल देता है पश्चिम दिशा की ओर अपनी ड्यूटी खत्म करते हुए। फिर रात होती है और रात होते ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। हम आसमान में कितनी भी दूर निहार लें, हमें वो झिलमिलाते हुए, टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों साल से हमारी दुनिया के ये चांद, तारे और सूरज अपनी अपनी बेहतरीन ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। भूल कर भी कभी सूरज पश्चिम दिशा से नहीं उगा होगा। मावस के अगले दिन पूरा चांद कभी दिखा नहीं और ना ही किसी रात तारों ने ना टिमटिमाने का प्रयास किया। कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी कि तारे टिमटिमाना ही भूल गए हों। तो सब कुछ हो रहा है नियमों के अनुसार, व्यवस्थित और पूरे कायदे कानून के साथ। पेड़ से जब भी टूटा सेब तो जमीन पर ही गिरा। लाखों करोड़ों सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेब पेड़ से टूटकर आसमान में उड़ गया हो। पानी को जब भी आंच पे रखा वो गर्म ही हुआ। भूलकर भी एक बार भी पानी ने आंच पर जाकर ठंडा होने की भूल नहीं करी। हथेलियों को जब भी आपस में रगड़ा वो गर्म ही हुई। कमरे में रखी फिजिक्स की किताब अपने आप चलकर कभी भी रसोई घर में नहीं पहुंची। ये सब कुछ हो रहा है नियमों के अनुसार, व्यवस्थित और पूरे कायदे कानून के साथ। विशालकाय नक्षत्र, तारे, ग्रह, धूल के छोटे कण या फिर कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सबको पता है इन नियमों का। या फिर कणों के अंदर नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है इन नियमों का और सब कर रहे हैं पालन इन नियमों का पूरी दक्षता, सहूलियत और ईमानदारी के साथ। किसने बनाई प्रकृति के ये नियम? कौन कर रहा है देखरेख कि हर छोटी बड़ी चीज नियमों के अनुसार ही काम कर रही है? किसने सिखाए मिट्टी, हवा, पानी को ये नियम? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि वर्षों तक योग, साधना और तपस्या किया करते थे। लेकिन हम तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नियम असल में हैं क्या। तो प्रकृति के इन नियमों की जानकारी ही फिजिक्स है, जिससे ये प्रकृति चलती है। सो द नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। देखिए, क्रिकेट के खेल के कुछ निश्चित नियम हैं, जैसे कैच आउट, रन आउट, LBW, चौका छक्का वगैरह। ये सब नियम हम खेल देखते देखते जान जाते हैं। हमने जो खेल देखा, हमने जो क्रिकेट देखा, यदि उसमें कोई विकेट कीपर स्टंप आउट नहीं हुआ तो हम बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि प्लेयर स्टंप आउट कैसे होता है। दूसरे दिन मैच में फिर स्टंप की घटना हुई और बल्लेबाज क्रीज छोड़कर चल दिया, तो हमने एक नए नियम की खोज की, हमने एक नया नियम सीखा, स्टंप आउट करने का नियम। तो हमें पता चला कि स्टंप आउट करने का क्या नियम होता है कि खिलाड़ी खेल रहा है, वो क्रीज से आगे गया, विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ा और विकेट से टच कर दिया, दैट इज स्टंप आउट करने का नियम। गेंद पैर पे लगी और बल्लेबाज आउट हो गया, तो हमने एक नया नियम समझा कि गेंद यदि पैर पे लगेगी तो बल्लेबाज आउट हो जाएगा, तो प्लेयर आउट हो जाएगा। अब अगली गेंद फिर पैर पे लगी और
एम्पायर ने कहा नॉट आउट। हम चक्कर में पड़ गए कि ये हुआ क्या। पहले जब गेंद पैर पे लगी थी तो बल्लेबाज प्लेयर आउट हो गया था, लेकिन अब फिर गेंद पैर पे लगी है तो एम्पायर नॉट आउट कह रहे हैं। फिर हमने अपने समझे हुए नियम में संशोधन किया, बदलाव किया कि जब गेंद पैर पे लगने जा रही है, जब गेंद विकेट पे लगने जा रही है और पैर बीच में आ गया तब प्लेयर आउट होता है, और नॉर्मली जब खेल रहा है तब बॉल लगी तब नॉट आउट है। तो जैसे जैसे खेल में नई नई घटनाएं होती हैं, हम नए नियमों की खोज करते जाते हैं, या हमने जो नियम बनाया उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। तो ऐसा ही है हमारी भौतिकी का स्वरूप, ऐसी ही है हमारी फिजिक्स। हमें नेचुरल रूल्स, प्रकृति के नियमों की खोज करनी है, प्रकृति के खेल देख देख कर। आपको पता है हम सब फिजिक्स जानते हैं, जाने अनजाने में सही, लेकिन हम सबको फिजिक्स आती है। अमेरिका की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों अरबों लाखों डॉलर खर्च करती है ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रहों के बारे में जानने के लिए। उधर हमारे पंडित जी मात्र 30 रुपए में ग्रहों की चाल बता देते हैं। वो एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं कि अगला चंद्र ग्रहण या अगला सूर्य ग्रहण कितने टाइम पर होगा और कितने टाइम तक रहेगा। आप कभी पंडित जी से सूर्य या चंद्र ग्रहण का समय पूछना और फिर नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस टाइम को चेक करना, कुछ सेकंड का भी अंतर नहीं आता इन दोनों बातों में। हम कैसे कह दें कि पंडित जी को फिजिक्स नहीं आती? बच्चे भी फिजिक्स जानते हैं, यहां तक कि नया जन्मा बच्चा भी फिजिक्स जानता है। जन्म लेते ही बच्चा आंखें खोलता है तो आंखें तुरंत बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि आंखें खोलने पर उसकी आंखों में लाइट पड़ेगी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब तेज रोशनी उसकी आंखों में जाएगी और उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आंखें बंद करने पर तेज उजाला उसकी आंखों में नहीं जाएगा, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो वह नया जन्मा बच्चा भी फिजिक्स जानता है, अनजाने में ही सही, लेकिन वो फिजिक्स जानता है। किसी बच्चे ने अपना खिलौना कहीं रख दिया, वो आपसे ही पूछेगा बताइए मेरा खिलौना कहाँ है, मेरा खिलौना यहीं रखा था। वो जानता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए वो विराम अवस्था में ही रहती है, चल रही है तो चलती रहती है। तो उसे पता है कि खिलौना उसने रखा था, उसे ज़रूर किसी न किसी ने उठाया होगा। आपको पता है ये न्यूटन का एक नियम है, लेकिन उस नियम को वो बच्चा जानता है। तो हम किसी दूसरे रूप में नियमों को जानते ज़रूर हैं, बस हमें समझना है कि जो हम जानते हैं वो एक नियम है। ये चीज़ फिज़िक्स में हमें सीखने मिलती है। आपको भी फिज़िक्स की नॉलेज है, मैं दावे से कह रहा हूँ आप भी जानते हैं फिज़िक्स। मैं सिद्ध कर सकता हूँ आपको आती है फिज़िक्स। बस 1 मिनट के लिए अपनी आँख बंद कर लीजिए। क्या इन बंद आँखों से आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? आप कहेंगे आप तो छोड़िए, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आप जानते हैं कि आंखें बंद करने पर रोशनी आपकी आंखों में नहीं बिखरती, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, और जैसे ही आप आंखें खोलते हो उजाला बिखर जाता है हर जगह और हर चीज़ आपको बखूबी दिखने लगती है। यही तो फिज़िक्स है। इसका मतलब जानते हैं आप फिज़िक्स, आती है आपको भौतिकी, जानकारी है आपको भौतिक विज्ञान की, क्योंकि जब आपकी आंखें बंद हैं देन देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर यू, एंड when you open your eyes, the miracle of reflection of light happens and you are absolutely able to see the objects properly. इसलिए छोटा बच्चा हो, लड़की हो, लड़का हो या खुद आप हो, हम सब जानते हैं फिज़िक्स को, आती है हम सबको भौतिकी, जानकारी है हम सबको भौतिक विज्ञान की, इसलिए हम सब हैं भौतिक विज्ञानी। We all are physicists। देखिए फिज़िक्स और मैथ के रिश्ते की बात करते हैं, दोनों में रिश्ता क्या है? देखिए फिज़िक्स और मैथ दोनों ही विज्ञान हैं। फिज़िक्स हमें बताती है कि हमारे आसपास की चारों तरफ की चीज़ें कैसे काम करती हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा कैसे काम करता है, और गणित इन प्रकृति की नियमों की कठिन कठिन गणनाओं को बिल्कुल सरल कर देता है, फॉर्मूले के रूप में लिख देता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारी धरती हर एक हल्की भारी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, भारी चीज़ ज़मीन पर ज़ोर से टकराती है और हल्की चीज़ हौले
दूर की चीज़ों पर खिंचाव कम और पास की चीज़ों पर खिंचाव ज़्यादा होता है। ये फिजिक्स का एक नियम है जिसे मुझे ऐसे आपको बताना पड़ रहा है, कितनी भाषा बोलकर आपको बताना पड़ रहा है। अब मैथ्स इसे कितनी सरल भाषा में समझा देगा, मैथ इसे एक बॉक्स में ही समझा देगा। मैथ इसके लिए बताएगा ये बात और ये बात दोनों एक बातें हैं, वो चीज़ और ये चीज़ दोनों एक हैं। आप सोचिए, इतनी लैंग्वेज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ इसे बोलूँगा और मैंने ये बोल दिया। तो गणित इस चीज़ को ऐसे समझाता है। तो गणित की जो भाषा है वो प्रकृति की भाषा है। गणित और फिजिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी बात को मैंने मात्र 2 लाइनों में लिख दिया। तो देखो, बना दिया ना गणित ने फिजिक्स को आसान, क्योंकि ये फिजिक्स का एक नियम है। देखिए, एक ज़रूरी बात मैं आप सबको बता दूं कि हमने मिस्टर फिजिक्स के 2 चैनल बनाए हैं। एक उनके लिए बनाया है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, और एक चैनल उनके लिए बनाया है, एक यूट्यूब चैनल उनके लिए बनाया है जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में समझ लेते हैं। तो एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चैनल और एक हिंदी मीडियम वालों के लिए। एक उन लोगों के लिए है जो हिंदी को अच्छा समझते हैं और एक उनके लिए है जो इंग्लिश मीडियम में है, जो इंग्लिश को अच्छा समझते हैं और हिंदी को भी। तो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल को ज्वाइन कर लें, हिंदी मीडियम वाले चैनल को ज्वाइन कर लें। ये अच्छा होगा, ऑडियंस के लिए एक अलग ट्रैक बना दिया है हमने। तो इन दोनों चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लें और उसी चैनल को चुनें जो आपके लिए बेहतर है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है। ये मैकेनिक्स फिज़िक्स की सबसे पुरानी शाखा है जो हमें मोशन के बारे में बताती है। ये चीज़ों के चलने, फिरने, घूमने, गिरने आदि के बारे में बात करती है। अगर आप देखो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आजू बाजू, इर्द गिर्द आपको बहुत सारी चीज़ें मूव करती हुई दिख जाएंगी, गति करते हुए दिख जाएंगी। अब इस गति ने लोगों को बहुत एक्साइट किया, हैरान किया, परेशान किया। लोग जानना चाहते थे कि भाई क्यों कोई चीज़ मूव करती है, कोई चीज़ गति क्यों करती है, और अलग अलग तरीके से गति क्यों करती है, अलग अलग तरीके से मूव क्यों करती है। एक बॉल को मैंने धक्का दिया तो वो मान लो यहाँ है तो कुछ देर तो सीधी चलती है और यहाँ जाकर रुक जाती है, कुछ देर बॉल सीधी चलती है और वहाँ आगे जाकर रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है यहाँ पे आकर? उसी सेम बॉल को मैंने नीचे छोड़ा तो इस केस में उस बॉल की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और वो तब तक बढ़ती जाती है जब तक बॉल जमीन को ना छू जाए। तो बॉल नीचे क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती वो? और इस केस में उसकी स्पीड लगातार बढ़ती क्यों जाती है? उसी सेम बॉल को मैंने किक किया तो वो कुछ ऐसे जाएगी। मैंने यहाँ से किक किया तो ऐसे और ऐसे एक वक्र जैसा रास्ता बनाएगी, तो इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? बॉल की स्पीड यहाँ पर सामने की तरफ कम होती जाती है और नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को, इस स्पीड को सामने से कम करती है और नीचे की तरफ बढ़ाती है? सामने की तरफ कम करती है या नहीं आगे देखेंगे, लेकिन हाँ, नीचे की तरफ स्पीड उसकी ज़रूर बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है इस केस में? बिल्कुल ऐसे ही रात को आप आसमान में देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घूमती हुई दिख जाएंगी, गति करती हुई दिख जाएंगी। आपको चांद दिखेगा जो बस धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ही रहता है हमेशा के लिए। तो कौन मूव करता है उसको, क्यों मूव कर रहा है वो? तो बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं कि चीज़ें एक दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, मूव करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है और कुछ गिरती रहती हैं। तो इस मोशन ने, जैसा कि मैंने पहले बोला, लोगों को हैरान किया, परेशान किया कि कोई चीज़ क्यों मूव करती है और अलग अलग तरीके से क्यों मूव करती है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच, फिज़िक्स की वो शाखा जिसमें हम गति के बारे में पढ़ते हैं, जो ब्रांच हमें गति के बारे में बताती है, उसको कहते हैं मैकेनिक्स। तो हमने काफ़ी तरह की गतियाँ देखी, काफ़ी तरह की मोशंस देखी, और अगर आप उन्हें देखो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, काफ़ी तरह की गतियाँ हैं, काफ़ी तरह की मोशंस हैं,
जो जो अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग टाइप की हैं। कोई सीधे चल रही है, कोई गोल गोल घूम रही है। तो अलग अलग टाइप की मोशंस हम देखते हैं। लेकिन जो मज़े की बात, जो जो हैरानी वाली बात है, वो ये है कि कुछ हैंडफुल लॉज ही हैं जो इन सब गतियों के पीछे हैं। कुछ मुट्ठी भर नियम ही हैं जो इन सब रफ्तारों को हमें समझाते हैं, इन सब गतियों को चेहरा देते हैं। कुछ लॉज ही हैं जो किसी चीज़ को बताते हैं कि उसे गोल घूमना है या सीधे चलते चले जाना है या अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है। और अगर आपको ये नियम समझ में आ गए तो आपको पूरी की पूरी मोशन समझ में आ जाएगी, पूरी की पूरी मूवमेंट समझ में आ जाएगी, सारी की सारी मोशन आपको समझ में आ जाएंगी। और उसी की बात करेंगे हम आज। इनफैक्ट मैकेनिक्स उसी की तो स्टडी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक हैरान करने वाली बात है, इससे भी ज़्यादा एक परेशान करने वाली बात है। एक ऐसी बात है कि अगर आप उसके बारे में सच में सोचो तो आपको रात को नींद ना आए। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसको न्यूटन का माउंटेन बोलते हैं, न्यूटन का पहाड़ बोलते हैं। तो न्यूटन ने जिस किताब में अपने गति को समझाया कि गति क्या चीज़ है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने मैथ के सवाल बनाए, मैथ की इक्वेशन लिखी, डेरिवेशंस लिखी। लेकिन एक चीज़ थी, उस चीज़ का बिल्कुल सादा सा चित्र बना हुआ था। देखने में वो चित्र बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उस सादा से चित्र के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया छुपा हुआ था। हमारी 2-2,500 साल की सिविलाइजेशन में शायद ही ह्यूमन माइंड ने इससे ज़्यादा पावरफुल आइडिया सोचा होगा। जैसे शायद लोग बोलते हैं ना कि ज़मीन और आसमान को मिला दिया था। और उसी को देखेंगे हम आज। थॉट एक्सपेरिमेंट वो होता है जैसे आप सिर्फ माइंड में सोचते हो, मतलब ऐसे सोचते हो जैसे अगर ऐसा होता तो कैसा होता, एक कुछ इस टाइप का। तो मान के चलो एक ऐसा पहाड़ है जो धरती के बाहर निकला हुआ है। हमारी जितनी बड़ी अर्थ है उस अर्थ के बाहर निकला हुआ है, पृथ्वी के बाहर निकला हुआ है। तो वहाँ से जब हम कोई एक ऐसा पत्थर फेंकते हैं तो वो यहाँ से यहाँ पर गिरेगा। अब मैं उसे और ज़्यादा तेज़ी से फेंकता हूँ तो वो यहाँ से यहाँ गिरेगा। थोड़ा और तेज़ फेंकता हूँ तो यहाँ से यहाँ पर गिरेगा। अगर हम उस पत्थर को इतनी तेज़ फेंक पाएँ कि वो सीधा 8 किलोमीटर चलता रहे नीचे गिरने से पहले, तो बहुत तेज फेंकना पड़ेगा। तो हमारी अर्थ जो है वो 5 मीटर कर्व करती है। 5 मीटर हमारी अर्थ झुक जाती है क्योंकि गोल है। तो 8 किलोमीटर जब हम दूर जाएंगे तो 5 किलोमीटर अर्थ नीचे झुक जाती है। तो इस केस में क्या होगा? ये बात तो फ्लैट अर्थ के लिए हुई। लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर मैंने 8 किलोमीटर उसे इतनी तेज फेंका कि वो 8 किलोमीटर सीधा चला गया, तो 5 मीटर अर्थ नीचे हो चुकी होगी। तो ये पत्थर तो कभी अर्थ को टच नहीं कर पाएगा। ये पत्थर भाई साहब नीचे गिरते ही रहेंगे लेकिन धरती को कभी छू नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ मैंने फेंका लेकिन धरती तो झुक गई। जब वो यहाँ आया तो धरती ऐसे झुक गई। जब वो यहाँ आया तो धरती ऐसे झुक गई। जब वो यहाँ आया तो धरती ऐसे झुक गई। जब यहाँ आया तो धरती ऐसे झुक गई। और वो कर्व करता ही रहे और वो पत्थर धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो एक ही झटके में अपने ज़मीन और आसमान को मिला दिया। और अगर आप सच में सोचो तो ये चीज़ हजम करना बहुत बड़ी बात है। और यही मेरा मतलब था जब मैंने आपसे बोला था कि अगर आप इसके बारे में सच में सोचो तो आपको रात को नींद ना आए। यहाँ मतलब ये है कि जो चीज़ जिम्मेदार है किसी चीज़ को नीचे गिराने में, वही सेम चीज़ जिम्मेदार है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घुमाने में। हमें क्या लगता है, घूमना एक अलग चीज़ है और चलना एक अलग चीज़ है। लेकिन इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि वास्तव में जो चीज़ किसी चीज़ को नीचे गिराती है वही चीज़ किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घुमाती है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट ऐसा कि जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, जिसको करना थोड़ा मुश्किल है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो अगर आपको मस्ती करने का मूड हुआ तो आपने मान लो एक पत्थर फेंका और बहुत तेज़ फेंका
तो वो यहाँ पे जाके कहीं रुकेगा। आपने उसे और तेज फेंका तो यहाँ पे जाके कहीं रुकेगा। थोड़ा और तेज, यहाँ जाके कहीं रुकेगा। तो ये बात तो हुई फ्लैट अर्थ के लिए, अगर धरती हमारी सीधी होती तो, लेकिन हमारी धरती तो गोल है। तो अगर आप देखो तो हमारी धरती कुछ इस तरह से, अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाओ तो हमारी धरती लगभग 5 मीटर कर्व करती है, 5 मीटर झुक जाती है हर 8 किलोमीटर पर। तो आपने एक पत्थर फेंका इतनी तेज स्पीड से जो नीचे गिरने से पहले सीधा 8 किलोमीटर चलते चले जाता है। तो आपने जब वो पत्थर फेंका तो वो 8 किलोमीटर यहाँ गया, लेकिन हमारी धरती तो थोड़ी झुक गई, क्योंकि हर 8 किलोमीटर पे 5 मीटर झुक जाती है। तो यहाँ पर हमारी धरती झुक गई तो पत्थर धरती को हिट नहीं कर पाएगा। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो धरती ऐसे झुक जाएगी, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो धरती ऐसे झुक जाएगी, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो धरती ऐसे झुक जाएगी। तो ये पत्थर भाई साहब तो नीचे गिरते रहेंगे और धरती तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, पत्थर धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा। हर एक पॉइंट पर नीचे गिरता रहेगा, अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा और चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज जिम्मेदार है किसी चीज को नीचे गिराने में धरती पर, वो सेम चीज जिम्मेदार है किसी चीज को घुमाने में। कहने का मतलब यह है कि जो चीज जिम्मेदार है धरती पर मोशन के लिए, गति के लिए, वही सेम चीज जिम्मेदार हो सकती है प्लैनेट्स के मोशन के लिए, स्टार्स के मोशन के लिए। तो एक ही झटके में आपने धरती और आसमान को मिला दिया। और अगर आप सच में सोचो तो ये चीज़ हजम करना बहुत बड़ी बात है। और यही मेरा कहने का मतलब था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इसके बारे में सच में सोचो तो आपको रात को नींद ना आए। आप सारी की सारी मोशन समझ गए, पूरी अर्थ घूम रही है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ और सारी चीज़ें घूम रही हैं, अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, वो सब घूम रहे हैं और सब के गिरने का कारण वही है, चीज़ों का गिरना। तो वास्तव में चीज़ें घूम रही हैं। मैं उसे ऐसे कह रहा हूँ कि चीज़ें घूम नहीं रही, चीज़ें गिर रही हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पर हमारी अर्थ घूम जाती है, हर एक पॉइंट पर हमारा सूरज घूम जाता है और चीज़ें चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, जो ताकत एक सेब को धरती पर गिराती है वही ताकत चांद को गिरने नहीं देती बल्कि उसे धरती के चारों ओर घुमाती है। अब ज़रा अपनी धरती को देखें, ये न केवल अपनी धुरी पर हर घंटे करीब 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है बल्कि सूरज के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ भी रही है। इतना ही नहीं, हमारा सूरज खुद भी आकाशगंगा में करीब 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है और हम सब इस ब्रह्मांडीय यात्रा के मुसाफिर हैं। ब्रह्मांड में हम ऐसे मुसाफिर हैं जिसकी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती और ये यात्रा तब से हो रही है जब से शायद ये दुनिया बनी। आम आदमी को तो इस स्पीड का अंदाज़ा भी नहीं है कि हर सेकंड हम लगभग 30 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। और सिर्फ दूर ही नहीं जाते, हम अपनी धरती के साथ इतनी तेज़ घूम रहे हैं जितनी स्पीड से शायद हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ भी नहीं घूमती। हर समय हमारी स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि हम हेलीकॉप्टर की एक पंखुड़ी पर बैठे हों और धरती बस घूमे जा रही है, गोल गोल भी और एक लट्टू की तरह भी। अब सोचिए, ये सब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों से चल रहा है। क्या आप तैयार हैं इस जिज्ञासा भरी यात्रा को और गहराई से जानने के लिए? तो जुड़िए मिस्टर फिजिक्स के साथ, जहां हम फिजिक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं महसूस भी करते हैं। इस असीमित अनंत ब्रह्मांड में हम ऐसे मुसाफिर हैं जो बस एक तरफा यात्रा कर रहे हैं, तेज तेज और तेज। You